तो आज का रिवीजन क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? फेथ ऑफ जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यानी लास्ट क्लास तक हम फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, कोई बताना चाहेगा? हाँ, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? 5 न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट भी दे रखा है। 3 न्यूक्लियस तो हो गए, एक एग सेल का और 2 हो गए पोलर न्यूक्लियाई, और 2 मेल गैमेट के 2 न्यूक्लियस, इन टोटल 5 न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना इसको। तो अगर हम बात करें, सुनो, जैसे जाइगोट जो है ना बच्चे, जाइगोट के अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? 2 सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल का, 2 मेल गैमेट, 5 नहीं हो गया नालायक? जाइगोट जो है उसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद जो बनेगा उसका नाम क्या है? एम्ब्रियो। क्या नाम है? एम्ब्रियो। और जो पीईएन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, इससे आगे चल के क्या बनेगा? पीईसी बनेगा, और ये पीईसी से आगे चल के क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगर हम बात करें तो याद रखना कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से पहले होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन occurs earlier than embryo formation because developing embryo requires न्यूट्रिशन। यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन चाहिए होगा। इसलिए एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन क्या होती है? बाद में होती है। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अगर हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा कि आपको बेसिक आइडिया ऊपर दे ही दिया गया है कि सबसे पहले एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म में क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से क्या बनेगा? पीईसी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनेगी, और उससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। तो जैसे मान लिया फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास ये एक सेल मौजूद है, दैट सेल इज एक्चुअली कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और ये सेल कैसी होगी? 3n यानी ट्रिप्लॉइड होगी, आपको ध्यान रखना है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है बच्चे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6, 7, 8, ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर अगर हम बात करें तो हो जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद अगर आप बात करोगे यानी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, पार्टीशन बन जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास न्यूक्लियस थे, कुछ न्यूक्लियस के अराउंड में क्या बन जाएगी? लेयर। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक न्यूक्लियस के अराउंड लेयर बन गई, तो किनारे किनारे पे आपको क्या दिखाई देंगी? सेल दिखाई देंगे। और बीच में जो मैं बना रहा हूं क्या है? न्यूक्लियस। तो जब सेल सारी की सारी बन जाए ना तो उसे हम क्या बोलते हैं?
फ्री सेलुलर बोलो या सेलुलर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी सेल बनने के बाद जो एंडोस्पर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। वैसे अगर बात करूं, जब सेलुलर बोल रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता है कि सारी की सारी सेल ही बना दो, न्यूक्लियस नहीं छोड़ो, ज्यादा सही है। ये क्या बन गया? सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन बात सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे जो काम की चीज है वो क्या है? अगर आप कोकोनट देखोगे, क्या देखोगे? कोकोनट। तो आपको कोकोनट के अंदर दोनों ही तरीके के एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे। अगर आप सेलुलर देखोगे तो भी मिलेगा, और फ्री सेलुलर देखो न्यूक्लियर देखोगे तो भी मिलेगा। यानी सेलुलर एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, और दूसरा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूं, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन होता है? कोकोनट के अंदर जो लिक्विड वाटर होता है ना, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड वाटर जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और सेलुलर जो होता है वो व्हाइट कर्नेल, जो व्हाइट कलर की लेयर होती है ना, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म में, कोकोनट के अंदर दोनों तरीके के एंडोस्पर्म देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है बात? हाँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मान लिया किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह जाए तो ऐसी सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, और अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट ना हो तो उसे क्या बोला जाता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें सीड, वैसे तो ये टॉपिक हम सीड में ही पढ़ सकते थे, बट मैंने सोचा यहीं कवर कर देता हूं जब एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो अगर एंडोस्पर्म क्या हो जाए? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहे तो एंडोस्पर्मिक सीड, यानी यहाँ क्या होगा? एंडोस या एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं इसको ना, एल्ब्यूमिनस। और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, और इसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन या एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। तो अगर हम एल्ब्यूमिनस की बात करें, यानी जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म प्रेजेंट, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वीट हो गया, कैस्टर हो गया, और क्या हो गया? कोको नट हो गया। मैंने याद, अगर आपको हो तो याद करवाया था WCC से, यानी वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल, WCC। अगर हम बात करें तो यहाँ एंडोस्पर्म क्या होगा? यानी नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होगा? एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म अब्सेंट होगा। एंडोस्पर्म क्या होगा? अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो तो याद है मैंने क्या बताया था? पी, बीन, ग्राउंड नट, ग्राम भी होता है। एनसीईआरटी के मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं तो बार्ली, मेज, सनफ्लावर, ETC। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। ठीक है? तो इस तरीके से अगर एंडोस्पर्म मौजूद है तो एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्म नहीं मौजूद है तो क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा टॉपिक है। अगर हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करें तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है कि जो सेल दिख रही है इसमें आपको फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो डेवलप होगा पहले 2 सेल के अंदर, 2 सेल से आपको पता है ऊपर हाउस्टोरियम और नीचे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। एक थोड़ा सा याद रखना है, वैसे तो पूछता तो है नहीं क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ है। ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये सस्पेंसर है। ये क्या है? सस्पेंसर। याद करो मैंने बताया था ये ऊपर वाली सेल, इसका नाम हाउस्टोरियम होता है,
बट एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले तो मेरे पास क्या था, जाइगोट था। क्या था, जाइगोट। जब जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है यानी डिवीजन होता है तो बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो यानी अर्ली स्टेज का एम्ब्रियो बनता है। एंड देन प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद से एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, हार्ट शेप एम्ब्रियो में, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और जो हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है इसके बाद सीधा अगर हम एनसीईआरटी पे जाएं तो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो। बट आपको पता है इसके बीच में हॉर्स शू शेप वगैरह भी आते हैं, बट हाँ ध्यान रखना है ये स्टेप्स होती है। अगर हम देखें यहाँ डायग्राम, तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ज्यादा कुछ यहाँ से आता नहीं है, डायग्राम वगैरह आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से। जाइगोट था, जाइगोट से पहले मतलब जाइगोट था, जाइगोट से पहले 2 सेल बनी, 2 सेल में से एक सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुई, जिसको आप ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल रहे हो। अच्छा ग्लोबुलर क्यों बोल रहे हैं, आपको तो शेप की वजह से बोल रहे हैं और कोई रीजन नहीं है हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें हार्ट शेप एम्ब्रियो, क्योंकि हार्ट शेप दिखता है, उसके बाद फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। अब किसी एक एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, किसी एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक एम्ब्रियो के अंदर पहले तो होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। और दूसरा होगा कोटेलिडन। क्या होगा, कोटेलिडन। अगर हम कोटेलिडन की बात करें तो ये 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, यानी 1 कोटेलिडन। अगर 1 कोटेलिडन हुआ तो इसे हम बोलते हैं मोनोकोट। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोकोट बोलते हैं। अगर इसके पास 2 कोटेलिडन हुआ, 2 कोटेलिडन हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइकोट बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप एम्ब्रियोनल एक्सिस में जाओगे तो आपको कई सारे चीजें मिलेंगी, टोटल 4। पहला पहला क्या है, एपिकोटाइल ही लिख दे चलो। पहला वाला क्या है, एपिकोटाइल। फिर आता है प्लीम्यूल, फिर आता है हाइपोकोटाइल, और फिर आता है रेडिकल। ठीक। एपिकोटाइल्स का मतलब, एपिकोटाइल का मतलब क्या होता है, अबव दी कोटिलिडन। एपिकोटाइल का मतलब होता है अबव कोटिलिडन, यानी कोटिलिडन के लेवल से ऊपर होगा। और हाइपोकोटाइल का मतलब होता है बिलो कोटिलिडन। क्या होता है, बिलो कोटिलिडन। और जो हाइपोकोटाइल हो ना, वो टर्मिनेट कहां होता है, रेडिकल पे, यानी उसका टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, रेडिकल। वेरएज एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्लीम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लीम्यूल बोलते हैं। आपकी बात करें हम तो प्लीम्यूल आगे चल के क्या बनाता है, फॉर्म शूट। क्या बनाता है, शूट। और रेडिकल क्या बनाता है, फॉर्म रूट। रेडिकल बनाता है क्या, रूट बनाता है। तो प्लीम्यूल से क्या बनते हैं, शूट, और रेडिकल से क्या बनते हैं, रूट बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हो गई। अब अगर हम आगे चलें तो कुछ डायग्राम देखते हैं। ये एम्ब्रियो है मोनोकोट की। किसकी एम्ब्रियो है, मोनोकोट की। तो अगर आप इस एम्ब्रियो में देखोगे तो ये ग्रास फैमिली की एम्ब्रियो। किसकी फैमिली है, ग्रास की, ग्रास की एम्ब्रियो है। ग्रास एक मोनोकोट है, और मोनोकोट के बाद एम्ब्रियो कितनी होती हैं, ग्रास एक मोनोकोट है, उसके कितनी एम्ब्रियो होती हैं, मतलब एम्ब्रियो करो तो कितने कोटिलिडन होते हैं, 1 कोटिलिडन होता है। कितना कोटिलिडन, 1 कोटिलिडन। और जो कोटिलिडन होता है वो एक होता है, और उसका नाम क्या है, स्क्यूटलम। स्क्यूटलम एक्चुअली में है कोटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली, कोटिलिडन ऑफ लिडन
ऑफ, हाँ, ग्रास, कोटिलिडन ऑफ ग्रास तो हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम। इसका सुना ध्यान से, रेडिकल आपको दिख रहा है जो कि सारे एम्ब्रियो में मिलता है, रेडिकल के बाद रेडिकल के ऊपर रूट कैप मिलती है, और एक कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, दो शब्द आपको ध्यान रखना है। जो कोलियोराइजा है ना, कोलियोप्टाइल है, वो क्या है, एक कवरिंग है, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल। किसके ऊपर की कवरिंग होती है, प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग होती है। वेरएज अगर हम बात करें कोलियोराइजा की, तो ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ रेडिकल, कवरिंग ऑफ रेडिकल। मैंने याद कराया था ना, प्लीम्यूल में पी आता है, कोलियोप्टाइल में पी आता है, और रेडिकल में आर आता है, और कोलियोराइजा में भी क्या आता है, आर आता है। वेरएज अगर आप, हाँ, इन सबसे उतना मतलब नहीं, एपीब्लास्ट सेल्स जो है, ब्लास्ट का मतलब होता है कि जिसकी फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, तो उससे सूट अपेक्स से भी उतना ज्यादा मतलब नहीं है आपको, मेन जो रीजन है, हाँ ठीक, बता दे रहा हूं अभी। आप सुना ध्यान से पहले इसको, अगर हम बात करें, इस डायग्राम को अगर देखेंगे, इसका डायग्राम है डाइकोट का है। डाइकोट के अंदर आपको दो कोटिलिडन दिख रहे हैं ना, और आपको इधर प्लीम्यूल दिखा, आपको हाइपोकोटाइल दिखा, आपको रेडिकल दिखा, और आपको क्या दिखा, रूट कैप दिखा। अब मेरी बात सुनना, यहां पर होता है एपिकोटाइल। क्या होता है, एपिकोटाइल, क्योंकि कोटिलिडन के ऊपर वाला जो रीजन होगा वो एपिकोटाइल कहलाता है। तो आपको ये दोनों डायग्राम की लेबलिंग वगैरह थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर आता रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा इसको मूव करके इधर करते हैं सेंटर में। ठीक, अब अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है भैया सीड। किसके बारे में आते हैं, सीड के बारे में। सीड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कैसे बनते हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं सीड, ठीक है ना। तो अगर मैं सीड की बात करूं, तो सीड प्रोडक्ट है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सीड, तो सीड की डेवलपमेंट कहां से होती है बताओ भाई, डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कहां से बनता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से, हाँ, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन होती है। अगर आप सीड के एडवांटेज की बात करते हो, अच्छा सीड के पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सीड के स्ट्रक्चर में जाओगे, तो सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है। जो कवरिंग होती है वो कितने लेयर होंगे उसमें, दो। एक क्या होता है, टेस्टा, और दूसरा क्या होता है, टेगमेंट। टेस्टा आपको पता है इनर आउटर होता है, और ये क्या होता है, टेगमेंट इनर कवरिंग होता है। और आउटर कवरिंग जो टेस्टा है, ये कहां से बना है, फ्रॉम फ्रॉम आउटर इंटेगमेंट, फ्रॉम आउटर इंटेगमेंट। कहां से बना ये, आउटर इंटेगमेंट से। और ये कहां बना है, फ्रॉम इनर इंटेगमेंट से। इंटेगमेंट याद है, हाँ बिल्कुल सही, आउटर इनर इंटेगमेंट से डेवलप होगा। हाँ, इसके बाद अगर आप बात करोगे सीड के एडवांटेज की, किसकी बात करोगे, एडवांटेज की। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो पहला तो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, डिस्पर्सल ऑफ प्लांट। भाई अगर मुझे एक प्लांट दिल्ली से मुंबई ले जाना है तो मुश्किल है, लेकिन अगर उसका सीड अवेलेबल है तो मैं लेके जा सकता हूँ। तो मतलब कहीं पर प्लांट सर्वाइवल प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या भैया, फूड कैसे काम किया जाता है, यूज यूज एज ए यूज एज ए फूड, यानी फूड की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझे। अगर हम बात करें
तो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या? पेरियस्पर्म। याद रखना है, पेरियस्पर्म। आपको पता है न्यूक्लियस याद है? न्यूक्लियस एम्ब्रियो साइट के बाहर जो है न्यूट्रिटिव लेयर थी, तो वो लेयर जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद तक खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है फूड, बट वो कभी अगर बच जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पेरियस्पर्म बोलते हैं। तो रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, इन सीड, इसे क्या बोलते हैं? पेरियस्पर्म बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, और बीट। बताता हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो ये बीट अलग है, ब्लैक पेपर एंड बीट। मुझे जहां तक याद आ रहा है बीट, तो ब्लैक पेपर और बीट के अंदर पेरियस्पर्म मिलेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। पेरियस्पर्म के बारे में पूछता है, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है फ्रूट। क्या आता है? फ्रूट। हाँ, फ्रूट कैसे बनता है? फर्टिलाइज्ड ओवरी से। कहां से बनता है? तो वी आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। कहां से डेवलप होता है भाई? फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप करता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो फ्रूट है इसमें लेयर होती है। इसमें क्या होती है? लेयर, या बोलो कवरिंग। जो फूड की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और ये जो पेरिकार्प है इसकी 3 लेयर होती हैं, एपी कार्प, मीजो कार्प और एंडो कार्प। इसमें एडिबल कौन कौन सी होती हैं? हाँ, वैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है ना? हाँ, जैसे अगर हम बात करें मैंगो वगैरह के केस में, मीजोकार्प और एंडोकार्प थोड़ी सी एडिबल होती है, एपिकार्प बाहर वाला छिलके के फॉर्म में रहता है, तो वो अलग अलग केस में अलग अलग रहता है। अब यहाँ फ्रूट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके का, ट्रू फॉल्स, हाँ, और पार्थेनोकार्पिक, 3 कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी होती है, बट हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है डिटेल में इसको। फ्रूट्स हमारे पास ट्रू, फॉल्स एंड पार्थेनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर आप ट्रू फ्रूट की बात करोगे तो फ्रूट कहां से डेवलप होंगे? डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, एक फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होंगे। अगर फॉल्स फ्रूट है तो अदर देन ओवरी से बनेंगे। और सुनना, अदर देन ओवरी में एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन है? स्ट्रॉबेरी है एक, डब्लू रह गया ना, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, और एक क्या है? कैश्यू। अगर हम बात करें तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी में बता रखा है कि ये कहां से डेवलप करते हैं? फ्रॉम थैलेमस। ठीक। अगर आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करोगे तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। कैसे होंगे? सीडलेस। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो इनके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बनाना है। कहाँ देखा तुमने सीड? बहुत बार। अरे तो वो तो डिक्शनरी खत्म कर दिया, लगभग ना के बराबर है वो। बनाना के अंदर में नहीं मिलेगा। और इसके अलावा वैसे तो और भी एग्जाम्पल आते हैं, बट याद रखना बनाना ही जो दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रूट के बाद हमारे पास टॉपिक आता है एपोमिक्सिस।
क्या आता है? एपोमिक्सिस। याद है एपोमिक्सिस क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाना। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा मेरी बात सुना ध्यान से कि पहली बात तो ये मिमिक करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है और ये बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही सीड बना दे रहा है, तो मतलब उसकी नौटंकी करना हुआ है। हाँ हाँ, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसा होता है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है फार्मर के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कहां मिलता है? स्ट्रेसी फैमिली, फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात सुना जाते, आपसे पूछते हैं एपोमेक्टिक सीड अगर मुझे बनाना है तो मैं कहां से बना सकता हूं? न्यूसेलस से, ठीक है ना। अगर हम बात करें फॉर फॉर्मेशन, क्या यूज कर सकते हैं हम? न्यूसेलस में यूज किया जा सकता है। न्यूसेलस डिप्लॉयड होती हैं और वहां से सीड की फॉर्मेशन हो सकती है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन नहीं आएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है इससे, ठीक है ना। एक और टॉपिक जो छोटा सा है वो पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है? ये 3 नंबर का आता है, इसके फायदे क्या होते हैं? तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव और फार्मर्स हो गया। पॉली एम्ब्रियोनी, हाँ बताता हूँ, बट हाँ, ये खत्म कर लेना था, छोटा सा टॉपिक है। पॉली एम्ब्रियोनी क्या हुआ? हाँ, अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना, इसे क्या बोलते हैं हम? पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो याद रखना मैंगो एक तो, और सिट्रस फ्रूट। हाँ, तो ये एग्जांपल्स आपको यही तो ध्यान रखना, ज्यादातर यही मिलते हैं आपको, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं कि सिट्रस होगा तो ये वगैरह वैसा चीजें। हाँ, ऑरेंज वगैरह यहाँ आ जाते हैं। ज्यादातर केसेस में आपको यही तो लिखने होते हैं, मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट, और आपको यही मिलते हैं, ऑप्शन में भी मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी एनसीईआरटी के डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस डायग्राम से काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर, तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देख लेना है। अगर आप पहला वाला डायग्राम देखोगे तो कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर यहाँ बता रखे हैं। कोटिलिडन है, माइक्रोपाइल वगैरह दिखा रखा है, इसमें हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन, एंडोस्पर्म को लेबल कर रखा है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है। बाहर क्लियर पेरिकार्प है, अंदर ये पूरा जो है एंडोस्पर्म है, स्क्यूटलम यानी इसका कोटिलिडन है, उसका यहाँ प्लीमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखो मीजोकार्प, एपिकार्प मतलब एंडोकार्प, थैलेमस बता रखा है, एप्पल का फूट, उसका यहाँ थैलेमस, और एक जो है इसका स्ट्रॉबेरी का है, बाहर की लेयर है ऐसी, ठीक है ना। तो थैलेमस से डेवलप हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया, मतलब दो डायग्राम जो ये वाला और एक ये वाला डायग्राम अक्सर आ जाते हैं, बट यह है इसमें जितने भी डायग्राम देख रहे हैं बस शकल सबकी देख लेनी है। ये भी कई बार ऐसे पेपर में लेबलिंग वगैरह के लिए आ जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसकी शकल वगैरह। अब थोड़ा सा देखना एनसीईआरटी की बात करते हैं। देखना अगर हम बात करें तो सबसे पहले कह रहा है इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात तो सही है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कैसे बनता है? ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। कहां होती हैं? फ्रूट के अंदर मिलते हैं। कह रहा है ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट, यानी बाहर सीड कोट होगा, कोटिलिडन होगा, मतलब सीड कोट्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोट लिखा है ना, दो होंगे तो कोट्स बोलना पड़ेगा, समझ गया ना, कोटिलिडन। अगर हम बात करें एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या होगा इसमें? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें याद है क्या क्या बोला था हमने? प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, ठीक है ना। कोटिलिडन की बात कर रहे हैं ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर एंड जनरली थिक एंड सोलो ड्यू टू, मतलब सोलिन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। मतलब कोटिलिडन के अंदर
फूड स्टोर्ड होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है, इसी वजह से वो सोलिन स्ट्रक्चर होती है। एज इन लेग्यूम्स, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर अलग अलग दिखाया हुआ है, फिगर नंबर भी मेंशन किया हुआ है, फिगर नंबर 1.15 आगे जो मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले। मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिस्टेंट नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, ये एग्जांपल है इसके। एल्ब्यूमिनस सीड की अगर हम बात करें, रिटेन द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इन इट एंड कंप्लीटली यूज्ड अप, मतलब पूरे कंप्लीटली यूज नहीं होते हैं, कुछ रह जाता है एंडोस्पर्म। अगर कंप्लीटली यूज अप नहीं हुआ है तो इसके एग्जांपल व्हीट है, मेज है, बार्ली है, कैस्टर है, ये सब आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर हो गया एंड बीट हो गया, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर प्रेजेंट, यानी न्यूसिलस प्रेजेंट रहेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, पढ़ा हमने। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो कह रहा इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी इंटेगमेंट से सीड कोट बनता है। कह रहा द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सुनना, सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन माइक्रोपाइल एज इट इज सीड में मौजूद है, सीड के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग किसकी होती है, माइक्रोपाइल की। कह रहा इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और इसका काम क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट करेंगे ना तो वाटर, ऑक्सीजन, ये सब एंट्री करते हैं उसी से। कह रहा एज सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, एंड रिलेटिवली ड्राई, 10 से 15% मॉइस्चर बच रह जाएगा और बाकी सारा सूख जाएगा। कह रहा है द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी। जब एम्ब्रियो इस तरीके से अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। इफ फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होंगी, यानी मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन होगा, सुटेबल टेम्परेचर होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में होता है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प एंड द फ्रूट मे बी फ्लैशिंग इन गवावा, ऑरेंज, मैंगो इटीसी, मतलब उसमें फ्लैश हो सकता है जो खाया जाता है, ठीक है ना। और मे बी ड्राई हो सकता है, ड्राई हो, एज इन ग्राउंड नट एंड इन मस्टर्ड इटीसी। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। कई सारे फूड डिस्पर्सल के लिए ही फ्रूट बनते हैं, मतलब आप फ्रूट को खाने के पर्पज से तोड़ोगे, उसको खाओगे और उसका सीड फेंक दोगे, तो इससे सीड का क्या हुआ, डिस्पर्सल हुआ है ना, इसी वजह से फ्रूट बनाया गया था, ऐसा होता है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इन यू हैव स्टडीज इन द अर्लियर क्लासेस। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, उसको रिकॉल करें। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहा है इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, कह रहा ओवरी से फ्रूट डेवलप करता है। अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट, सारे बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, सब खत्म हो जाएंगे। कह रहा हाउएवर इन द फ्यूअर स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, द थैलेमस इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन एंड सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको हम, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फिगर 1.15 बी में दे रखा है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर develop only from the ovary and are called true fruit, although in the most of the species fruit are often result of fertilization. There are few species, हाँ कुछ स्पीसीज हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, in which fruit develop without fertilization, fruit बिना fertilization के डेवलप हो जाएगा। अगर ऐसा होता है such fruit are called parthenocarpic fruit. जैसे बनाना is such example, parthenocarpic can be induced। अच्छा, parthenocarpic induce कैसे करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इंट्रोड्यूस करके सीडलेस फ्रूट बनाते हैं, ठीक है ना। सीड ऑफन सेवरल एडवांटेज, इसके कुछ फायदे हैं, क्या क्या। फर्स्ट, सिंस रिप्रोडक्शन प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर जो है डिपेंडेबल। कह रहा भैया देखो, यहाँ फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन वाटर पे डिपेंड नहीं होती है, इसलिए सीड जो है वो आसानी से बनना पॉसिबल है। कह रहा ऑल्सो सीड है बेटर जो है एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल। कह रहा सीड के पास बढ़िया एडाप्टेशन होता है। अनवांटेड कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, सीड डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और जब कंडीशन ठीक होती है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। कह रहा टू न्यू हैबिट एंड हेल्प द स्पीसीज टू ग्रो, मतलब स्पीसीज को अभी अगर सीड के पास एडाप्टेशन होगा, वो कहीं दूसरी जगह जाके ग्रो कर पाएगी, तो इससे क्या होगा, वो प्लांट, उस प्लांट की स्पीसीज क्या होंगी, अलग जगह फैलेंगे, स्प्रेड करेंगे। हाँ भाई, फ्लावर से ही तो आगे फ्रूट बनता है। हाँ तो जरूरी नहीं, जैसे कुछ फ्रूट क्या होते हैं ड्राई होते हैं, सीड सीड मिलेंगे बस। तो
कह रहा है टू कॉलोनाइज द अदर एरिया एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व द यंग सीडलिंग आर न्यूरिश अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है क्योंकि फूड सीड के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल होता है, तो जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं गेन कर लेते तब तक उनको न्यूट्रिशन वहां से मिलता रहता है। कह रहा है हार्ड एंड सीड कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, हार्ड जो सीड कोट होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, इससे वेरिएशन भी आता है। कह रहा है सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। अब देखो ये दूसरा एडवांटेज है, पहला था कि भैया आप सीड प्रोडक्ट बना रहे हो और सीड से अलग अलग प्लांट को अलग जगह डिस्पर्स कर सकते हो। अगर हम बात करें तो कह रहा है डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ ए मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज ए फूड थ्रू आउट द ईयर। अब हम कह रहे हैं फूड का इस्तेमाल खाने के लिए भी कर सकते हैं, तो मतलब सीड का इस्तेमाल टू रेज द क्रॉप, क्रॉप को अगले सीजन में ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। कह रहा कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड। कह रहा सीड अगर ना हो तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, मतलब ज्यादातर हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, सीड के ऊपर। कह रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड which germinate the straight away soon after the formation and cannot be stored। कह रहा सीड जब जर्मिनेट कर जाएगा तो उसके बाद हम स्टोर नहीं कर सकते, और अगर सीड मान लिया तुरंत जर्मिनेट कर जाए तो भी स्टोरेज सीड का पॉसिबल नहीं है। कह रहा हाउ डू लॉन्ग द सीड रिमेन्स अलाइव। कह रहा सीड कितने दिन तक अलाइव रहता है, मतलब कितने दिन तक उसकी जर्मिनेशन की एबिलिटी रहती है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज द वाइबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ दिन में ही वाइबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर, कुछ सीड होते हैं जो 1 आध 2 साल 3 साल तक सर्वाइव करते हैं। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक रहता है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड एट वाइबल सीड, मतलब कह रहा है कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं क्या, कह रहा ओल्डेस्ट सीड, ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन। ल्यूपिन एक प्लांट है जिसका सीड जो है ल्यूपिनस जो है आर्कटिकस जो है एक प्लांट है जो है इवैक्यूएटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा, कहां से निकाला था, आर्कटिक टुंड्रा से निकाला है। ओल्डेस्ट सीड है, द ओल्डेस्ट जर्मिनेशन एंड फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड, ये कितने साल का हो गया, 10,000 साल से डोरमेंट था ये, ठीक 10,000 साल से डोरमेंसी में था। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। डेट पाम का जो सीड है वो 2000 साल से वाइबल है, मतलब उसकी वाइबिलिटी 2000 साल पहले का सीड है, बट अभी वो वाइबल है यानी जर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा फिनिक्स एंड जो है फिनिक डेक्टाइलिफेरा जो है डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द जो है आर्कियोलॉजिकल इवैक्यूएशन ऑफ द किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, तो वहां पर भी ऐसे कई सारे सीड देखने को मिले जिनकी वाइबिलिटी 1000-2000 साल तक की है, और मैंने असाइनमेंट में इनसे भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, हाँ इसीलिए मैंने ये पढ़ाया। ठीक, इसके आगे चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, अरे फिर टाइम खत्म हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ऑल दो सीड इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं सच एज एस्ट्रेसी फैमिली ग्रासेस वाला इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस कंडीशन में क्या बोला जाता है, एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो आपको पता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दस एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स the sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seed. In some species, the diploid egg cell form without reduction division. मतलब मियोसिस नहीं होगी एग सेल के अंदर, वो डायरेक्टली क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। इससे अलावा जो है अगर हम बात करें सिट्रस फ्रूट और मैंगो वगैरह के अंदर क्या कह रहे हैं, सिट्रस फ्रूट इन मैंगो वैरायटी ऑफ some of the nuclear cell surrounding the embryo start dividing and protrude into the embryo sac and develop into embryos। मैंगो हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वही खुद डेवलप हो जाता है किसके अंदर, नई सीड के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं, इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, हर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारी एम्ब्रियो होगी। अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। कह रहा भैया कुछ सीड निकालो ऑरेंज और स्क्वीज करके उनको चेक करो तो आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। हाँ, इसका कह रहा है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल सीड इन आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप इज बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। हाइब्रिड मतलब है जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ती तो है, लेकिन कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल बनाना पड़ेगा बार बार। इफ सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। कह रहा है कि अगर आप वही सीड बार बार रीयूज करते रहोगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे,
वेरिएशन आएगा और पहले जैसे कैरेक्टर नहीं रह जाएंगे। तो कह रहा भैया इस प्रॉब्लम को, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इफ हाइब्रिड सीड आर मेड इनटू द एपोमिक्टिक, यानी हाइब्रिड सीड की जगह हम एपोमिक्टिक अगर बना लें, देयर इज ए नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, यानी कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा, देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक ही सीड एक बार खरीदा, उसको कल्टीवेशन किया, ग्रो किया, सीड ऑब्टेन किया, फिर से वही सीड दोबारा से यूज कर पाएंगे। डज नॉट हैव टू बाई द हाइब्रिड सीड एवरी ईयर because of the importance of the apomixis in the hybrid seed industry. The active research is going on in the many laboratories around the world to understand the genetics of the apomixis and the transfer apomictic genes into the hybrid variety. ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, अब बाकी अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।